बोलो मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है बेटा? चलो बस 1 मिनट दे दो मुझे। बैठ जाओ बेटा। वालेकुम सलाम। इसके बाद लगा लो लगा लो। हाँ बेटा मैं चुप खड़ा हूँ। कौन सी का भाई? अच्छा जी सर, हमने लास्ट क्लास में कवर किया था किसको? IAS 36 को हमने कवर किया था और हमने उसमें सारे वैल्यू न्यूज के जो एक्सेप्शन थे वो देख लिए और मैंने आपको एक सवाल दिया था घर से करने के लिए। हाँ कर लिया? चलो आज तो मैं खुद भी करा दूं क्लास में। यही सवाल था। ओह मेरे बच्चों यही क्वेश्चन था। अच्छा ये स्क्रीन गायब है। मेरे हिसाब से स्क्रीन आ रही है। भाई कोई अच्छे वाला इंटरनेट लगवा ले यार, मुझे रोज ही मसला आ रहा था। PTCL का लगवा ले, 15 MB वाला आता है। ये काम करेगा बच्चा, उससे पेन ले आएगा, वो लैपटॉप का पेन मांग से। आप नहीं आ रहे क्यों? कैमरे में और कहाँ, घर पे तो नहीं होगा ना। अच्छा जी सर, कितने लोगों ने सवाल नहीं किया खुद से? नहीं किया, ताकि मैं उसके हिसाब से देख के करवा दूं। बच्चे कम हुए तो मैं नहीं कराऊंगा, ज्यादा बच्चों ने नहीं किया तो करा दूं। बस थोड़े से लोगों ने नहीं किया। नहीं किया तो बता दो, मैं करा दूं। मैं ये देखना चाहता हराम खोरो क्यों नहीं किया। टाइम नहीं था, मतलब बहुत जिंदगी बहुत मसरूफ गुजर रही है, बिलियंस ऑफ रुपीस का बिजनेस है। अब उसके बाद अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो मैं ये सवाल करूं बैठ के। अभी शेयर कर देता हूँ बैठ। किसका? क्यों वाकई मोटरसाइकिल की कल्टस बैठा हो बिल्कुल सेट है। वो तो नजरों से गिरने से लगती है यार। वो पेन लेने गया था चाचा, अभी तक आए नहीं। बस 1 मिनट रुक जाओ बेटा, मैं करा देता हूँ। बिल्कुल 73 आ रही है इसकी इंपेयरमेंट, बिल्कुल सही है।
या फिर अड्डू? बिल्कुल आ रहा है 72.7 ही है। जी मेरा बच्चा, यार 1 मिनट उसका सवाल सुनने दो। राउंडिंग ऑफ की वजह से इधर उधर हो गया होगा, कोई मसला नहीं भी कर ले। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी चले सर, बोर्ड में देखें दोस्त, लास्ट क्लास में हमने सवाल पढ़ा था इस एसेट की कैरिंग अमाउंट 610 रुपए, ठीक है जी। फिर वो कह रहा है भैया हमारे पास नेक्स्ट ईयर जो कैश फ्लो आएगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है जी, नेक्स्ट ईयर का मतलब है 2019 में जो कैश फ्लोज आपने लेने, वो इनफ्लोज लेने, पहले आपने कितने वाले सर 250 के ऐसा, फिर ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन ये भी लेनी है, फिर मेरे बच्चों डेप्रिसिएशन तो लेना ही लेना है, नहीं सर इग्नोर करना है सर, expenses to be paid in respect of previous payables, sir cost of increasing plant's capacity, additional inflows expected from upgrade, nahi sir, interest on finance lease, maintenance cost, स्कूल की असेंबली चल रही है ना, आराम करो। हाँ जी, टैक्स पेमेंट ऑन प्रॉफिट, नो सर, ओके सर, सर नेट कैश फ्लोज, सर मुझे एक बात बताएं, अगले साल के जो कैश फ्लो है वो कह रहा है 15% ये रिड्यूस होंगे, तो बताओगे अगले साल का कैश फ्लो क्या होना चाहिए? इसका 85%, कितना 170, अगला इसका 75% आ जाएगा, 85% सॉरी 151.7, बस लंबी नहीं करनी है। अब बता सर, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट, जी जनाब सर 210 की प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1.09 रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 1.09 रेज़ टू पावर 2 और डिवाइडेड बाय 1.09 रेज़ टू पावर 3, कितना 193 कर दूं और 194 पक्का? अच्छा रेजल वैल्यू है वो बताओ कितनी है, ऐड कर दो वो भी, कितने 100 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ना हमने, वो डालना चाहिए था हमें यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 1.09 रेज़ टू पावर 3, कितना? अब बताओ ये चारों ऐड अप करो कितने बनते हैं? 530, बेटा बोर्ड पे देखना मेरे बच्चों, 537 यही है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो बेटा फेयर वैल्यू है 570, अब कॉस्ट टू सेल में एक तो हमारे पास डिलीवरी एक्सपेंसेस आएंगे, लीगल कॉस्ट भी आएगी, कितने की सर? बाकी रीऑर्गेनाइजेशन वाली कॉस्ट हमारे पास नहीं आएगी, नेट करो क्या आ रहा सर, कितना 515। चलो अब एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं हम सर। बताएं सर, मेरे पास एसेट का कैरिंग अमाउंट है, मेरे पास सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है और वैल्यू इन यूज है कितने की? इन दोनों में से हायर, और सर इन दोनों को कंपेयर करूं तो इंपेयरमेंट है कितने की? ऐसा है मेरे बच्चों, सवाल की वर्डिंग्स में कंफ्यूजन है। ऑब्स, अशारे बॉब्स क्या है इसकी? नहीं ओपीटीएस, ओके मुझे समझ में नहीं आ रहा, सवाल की वर्डिंग्स एक्सप्लेन कर दें। कंफ्यूजन है, कहां पर कंफ्यूजन है? सवाल तो 2.5 गज का है, किस जगह पे कंफ्यूजन है?
इम्पेयरमेंट की एंट्री की जरूरत नहीं है। अशारे बताओ कहां पर सवाल में मसला है। $77 कैसे आया, कौन सा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजल्ट वैल्यू निकाली है हमने एंड। मुझे एक बात बताओ, उर्दू जुबान में हम इसको पढ़ते हैं, प्लांट से जो कैश फ्लोज मिलेंगे वो एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज है बाय 15%, जो इसका मतलब है हर साल के कैश फ्लोज क्या होते जाएंगे, 15% कम होते जाएंगे। यानी सर मेरे पास जो 210 रुपए का कैश फ्लो आया 2018-19 में, अगले साल ये 15% कम हो जाएगा, उसके अगले साल ये 15% मेरे बच्चे मजीद कम हो जाएगा। ठीक है जी, दोनों सालों में 15% कम हो जाएगा। तो सर मेरे पास में 85% से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसके अलावा 2020 लिखा, सीधी सी बात है ना, फ्रॉम 2020 का मतलब क्या, 2019 के तो कैश फ्लो उसने आपको दे दिए, तो वो क्या बताएगा कि आपको 2020 में जाके आप क्या करोगे, 15% उसको कम करोगे, तो फिर 2021 में मजीद 15% कम होगा। ऐसा 2019 के तो कैश फ्लो उसने आपको दे दिए ना, 2018 में खड़े, 2019 हमारा नेक्स्ट ईयर है, इसके कैश फ्लो उसने आपको दे दिए। 2020 के बारे में क्या कह रहे हैं, 2020 से 15% क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर है शारिक जी? बराबर। मुझे एक बात बताओ, एसेट को चलाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको बेचेंगे कब, एंड पे आगे चलाया, फिर एंड में हमने कहा मजीद इस्तेमाल नहीं कर देते, बेच देते, तो वो भी तो एक इन्फ्लो है ना, वो भी तो लेना चाहिए ना। वैल्यू न्यूज का मतलब ये है कि पहले चलाओ 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 चलाओ, एंड में आगे उसको क्या कर दो, बेच दो, उतार दे उसको। अच्छा धूप आ रही है। 2021 में 100 कैसे आ रहा है, 37वीं दफा हम उसको देखते हैं दोबारा, 2021 में 100 कैसे आ रहा है। वो कह रहे हैं द प्लांट्स रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर इट्स रिमेनिंग 3 years इज एस्टिमेटेड एट 100 million। ऐसा देखो, मुझे एक बात बताओ, एक पर्पस ही मर जाता है सवाल का, अगर आपको होमवर्क दिया जाए आप उसको जाके ना दें, उसका मकसद मर जाता है। ठीक है, अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, या आप मुझे बोलो कि सर आप सारी की सारी चीजें यहाँ आपके बोर्ड में करवा दी जाए, ठीक है, और पेपर में बिठा दो, होंगे बैठे, इस तरह चीजें करने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको उस दिन बता चुका हूँ कि आपका जो टोटल कोर्स है वो इतना छोटा है कि ये स्टैंडर्ड खत्म हो गए, अब इसका सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है और सवालों में प्रैक्टिस है, और कुछ भी नहीं है स्टैंडर्ड में, और स्टैंडर्ड में कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, एक का मसला है। अब सेट हो जाएगा बेटा, अब मैं दूर भी जाऊंगा मसला नहीं होगा, ठीक है ना जी जनाब। मुझे बता सवाल में क्या था यार। देखो जिन्होंने ये सवाल अभी पूछे ना, इन्होंने सवाल किया है, ठीक है जी, कुछ लोगों ने किया है जिन्होंने सवाल पूछा, ऐसे एक वो अशारे बंदा, उससे कहा मुझे 2020 में जो वर्डिंग्स लिखी हुई है समझ नहीं आई, इट मींस उसने किया है सवाल। कुछ लोगों को अभी भी 100 नजर नहीं आ रहा, तो मैंने हाईलाइट करके दे दिया। यार अल्लाह के वास्ते मैं लिटरली तुम्हें बताऊं यार, देखो इस ये छोटा सिलेबस, टेक्स्ट छोटा सिलेबस, बीएम बीएसबी कोई मतलब मैं उसको कोई बड़ा सब्जेक्ट ही नहीं मानता, बहुत छोटा सब्जेक्ट है। ये सीधे सीधे 3 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें निकल जाओ आगे। मैं फिर बताऊं तुम्हें यार, सिर्फ 4% लोग 7, 8, 9 से ड्रॉप आउट होते हैं सीए से, आगे निकल जाता है बंदा। थोड़ा सा इसको लिफ्ट करा दो। कौन सा तुम लोगों का यार कोई एग्जाम चल रहा है, सुकून से घर जाते हो, कोई टेंशन नहीं है, घर जाने में एक सवाल मैंने आपको दिया था घर से करने के लिए, आपने उस पर थूका तक नहीं यार। दूसरी तरफ से जो कैश फ्लो का टॉपिक चल रहा है ना, वो 20 नंबर का सवाल आता है, 20 मार्क्स का। अगर मतलब उस पर तरीके से तैयारी नहीं करोगे ना, मैं तुम्हें लिटरली बताऊं, तुम्हारे लिए आगे अजाब बन जाएगी चीजें। सिंगल एंट्री से मार्क्स नहीं निकलते इतनी आसानी से, कैश फ्लो मार्क्स निकाल के देता है। थोड़ा ध्यान दे दो चीजों पे। मैंने किया था, मैंने 100 ऐड नहीं किया, समझ नहीं आया था बस। अच्छा दूसरी चीज मुझे बताओ, क्या इससे पहले हमने ये रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं देखा था? देखा था ना। तो यार चीजें अल्लाह के वास्ते घर जाके ना कुछ भी नहीं करो, एक पेपर 1 पेजर बना लो हर स्टैंडर्ड का, उसमें लिख लो कि हमारे पास वैल्यू न्यूज का मतलब है 2 चीजों से जो कैश फ्लोज मिलते हैं, एसेट को चलाने से और एंड पे आके एसेट को
बेचने से, ऐसा है, ये याद रहेगा। अच्छा जी सर, आज हमने ना थोड़े थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी कवर करने हैं, लेकिन हम कुछ सवालात पहले करेंगे और फिर हम एक स्टेप आगे जाएंगे, ठीक है जी। तैयार हो जी मेरा बच्चा? मैंने दिया था घर से करने के लिए, तो कर लेते हैं ना, रुक जाओ, मेरा टेंशन क्या ले रहा है बेटा। सर मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं जो उसूलन आपके लेवल का बनता नहीं है, ये मैं कराता हूं सीए फाइनल में एक सवाल, और इसमें पूरा जो है वो एम्पेयरमेंट कवर हो जाता है। फिर रिपीट कर दूं, तुम्हारे लेवल की का क्वेश्चन नहीं है, भारी क्वेश्चन है। सीफैप में कराता हूं तो मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि एक हमारे घर में बिल्ली पाली हमने ना, तो दीवार में एक छोटा सुराख किया, मैंने आपको उस दिन बताया भी था, तो बिल्ली उससे घुस घुसा के निकल जाती थी। तो हमने जब सुराख बड़ा कर दिया ना, तो बिल्ली अब सुकून से आ जा सकती है, ठीक है जी। तो मुश्किल सवालात करोगे ना, तो आईकैप जब बिल्ली गुजारेगा ना, मसला नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब मुश्किल नहीं पेश आएगी। तुम आगे आप यार बगैरतियां करने पे आ जाए तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ? मैंने कोई ऐसी एग्जांपल नहीं दी है यार, आप गलत जगह ले जाते हो ना। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सवाल मुश्किल है, ये सवाल अपना बनाया हुआ है मेरा। अब इस पॉइंट के आगे ना आपका रोज एक क्विज हुआ करेगा, रोज एक सवाल मैं घर से आपको करने दूंगा, क्लास में रैंडम किसी को बोलूंगा जवाब दो, ठीक है जी। और नहीं दिया जवाब, अब मैं जलील करूंगा, आप लोग यहाँ से छोड़ के ऑनलाइन शुरू हो जाओगे। अल्लाह की कसम, कहाँ जाए बंदा। चले जी, मैं सवाल को रीड कर रहा हूं, ये हैंडआउट तुम लोग के पास मौजूद है। हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर है 32 और इस पे लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव। सर मैं इसको रीड कर रहा हूं, है ये सबके पास? बुक का पीडीएफ सेंड कर दें। अच्छा मुझे बता, पीडीएफ दें या इसका प्रिंट निकलवा के तुम लोगों को, तो मैं नीचे फोटोकॉपियर को दे देता हूं, आप लोग इसका प्रिंट खरीद लीजिएगा, ठीक है? हाँ पीडीएफ दे दें। अच्छा चलो, नहीं मतलब आप लोग घर पे प्रिंट निकाल लो, कोई टेंशन नहीं है, हमने कोई कमाना नहीं है, लेकिन ये किताब में ठीक ठाक सवालात हैं और ऑथेंटिक अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन इसके हम आपको देंगे ऐसा ऐसा। ये कह रहे जनाब, शमाइल लिमिटेड इज अबाउट टू टेस्ट वन ऑफ इट्स मेजर प्लांट्स फॉर इंपेयरमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। होल्ड ऑन, एक वर्ड मैंने देखा किस चीज का, इंडिकेटर का। अब सुनो सुनो, लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में 4 नंबर के 2 एमसीक्यूज आए इसके ऊपर, और वो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज थे, वो सुन लो जरा। देखिए मुझे एक बात बताएं, क्या हर एक एसेट का साल के एंड पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी? क्या हर एक एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी साल के एंड पे? नहीं। फिर किसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी? नहीं 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 नहीं, पीपी की बात कर रहा हूं नशइयों, क्या सारे पीपी की इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी? नहीं सर, सबसे पहले तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि किसी एसेट में कोई इंडिकेटर निकला इंपेयरमेंट का। मिसाल के तौर पे सर मेरे पास ये लैपटॉप है, ये हैंग होना शुरू हो जाए, क्या इंडिकेट कर रहा है? मेरी ऊपर की एक गाड़ी है सर, ऊपर पे मैं गाड़ी चलवाता हूं सर, खराब हो रही है बार बार, ठीक है जी। मैंने मैकेनिक को दिखाया, उसने कहा भाई ये गाड़ी जो है ना वो बस खत्म है आज तू, ऐसा, ठीक है जी, इस तरह वाला सीन है। मुझे एक बात बताएं सर, इंडिकेटर नजर आया? क्या इंडिकेटर नजर आया भैया? अपेरेंट उसके अंदर सर डैमेज है, तो सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब सबसे पहले इंडिकेटर नजर आएगा तो आप इंपेयरमेंट का रिव्यू करने जाओगे। किसी एसेट में इंपेयरमेंट का इंडिकेटर नहीं है, हम उसका इंपेयरमेंट का रिव्यू नहीं करेंगे। सर सुनेंगे तमाम लोग, तो पहला स्टेप सर, पहला स्टेप क्या है सर मेरे पास? सर फाइंड दी इंडिकेटर, ठीक है जी। सबसे पहले क्या इंडिकेटर हम खुद ढूंढेंगे, या ऐसे ही हमें नजर आ गया तो हम कहेंगे ठीक है यार ये एसिड हमें टूटा हुआ लग रहा है तो इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर दे?
या हम जाके चेक करेंगे कि जी इसके अंदर मसले हैं या नहीं है, इसके अंदर मसले हैं या नहीं। सर हम हर साल ये चेक करेंगे कि किसी का इंपेयरमेंट इंडिकेटर मौजूद तो नहीं है, यानी इंडिकेटर टेस्ट करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। इंडिकेटर आइडेंटिफाई करना मैनेजमेंट की, कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी हम देखेंगे। ठीक है जी। तो पहले हमने क्या ढूंढा, इंडिकेटर। सर हमारे पास 10 एसेट्स थे, 4 में इंडिकेटर निकला इंपेयरमेंट का। कितने का? तो बताओ टेस्टिंग पूरे 10 की करूं या सिर्फ 4 की करूं? 4 की करें सर। स्टेप 2 सर, एक्सपेक्टेड इम्पेयरमेंट इज मटेरियल। सर आपको लग रहा है इंडिकेटर तो है, एसिड का पांव छोटा सा टूट गया सर, लेकिन इतना ज्यादा कोई इंपैक्ट इसके ऊपर नहीं आएगा। लग रहा है हमें कि यार इस पे इंपेयरमेंट निकलेगी नहीं कोई खास। तो स्टैंड कहता है चलो इंडिकेटर है भी। फिर अपने आप से पूछो कि अगर मैंने इंपेयरमेंट टेस्टिंग की तो क्या मटेरियल इंपेयरमेंट निकलेगी, सीआई मटेरियल इंपेयरमेंट निकलेगी? तो हमने देखा यार इंपेयरमेंट मटेरियल शायद ना निकले, तो क्या करना? ड्रॉप। हमें कैसे पता चलेगा कि इंपेयरमेंट मटेरियल है कि नहीं? आप ऑडिट पे आओगे ना, मटेरियल का मतलब होता है 5% ऑफ प्रॉफिट। कितना? अगर आपको लगता है ना कि भाई कोई इतनी बड़ी इंपेयरमेंट निकलने का चांस है, तो फिर आप क्या करो, उसकी टेस्टिंग करो, अदरवाइज आप क्या करो, छोड़ दो उसको। ये मैं तुम्हें एक रफ बात बताई है, आप लोगों ने थ्योरेटिकल बात करनी है, नंबर के साथ बात। इसमें पहला स्टेप ढूंढो इंडिकेटर, 10 के 10 पर ढूंढो इंडिकेटर। कितने में निकले? 4 में। 4 में से हमने सोचा कि 3 की इंपेयरमेंट मटेरियल हो सकती है, 1 की इंपेयरमेंट मटेरियल, उसको भी ड्रॉप कर दो। फिर क्या करो सर, अब 3 की इंपेयरमेंट टेस्टिंग की शुरुआत कहां से होनी चाहिए? स्टेप 4 सर, स्टेप 3 क्या करें सर? फाइंड रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है जी। स्टेप 4 कैलकुलेट इंपेयरमेंट। हाँ जी। और फिर इंपेयरमेंट हमने रिकॉर्ड करनी है। बताओ क्या सारे एसेट्स की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है? नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडिकेटर्स ढूंढेंगे, फिर सोचेंगे कि इसमें से इंपेयरमेंट मटेरियल निकल सकती है या मटेरियल। अगर हमारा अंदाजा ये कि मटेरियल इंपेयरमेंट निकलेगी तो उस पर पहाड़ खोदने की जरूरत नहीं है चूहा निकालने के लिए, ऐसा। फिर अगर लगता है कि इंपेयरमेंट मटेरियल निकलेगी तो रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, और रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे इंपेयरमेंट है तो उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, इस पे एमसीक्यूज बन के आते हैं। 2 नंबर का एमसीक्यू आया, क्या सारे के सारे एसेट्स की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है? नहीं करनी। किसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है? जिसमें इंडिकेटर हो और एक्सपेक्टेड इंपेयरमेंट मटेरियल हो। फिर कोई बच्चे ने सवाल पूछा इंपेयरमेंट मटेरियल का कैसे पता चलेगा? सर हम इंपेयरमेंट को बाल्टी में डालेंगे और चेक करेंगे पानी में डाल के कि अगर उसका रंग सफेद हो गया तो अभी मैंने बताया कि 5% ऑफ प्रॉफिट है तो मटेरियल है, अगर 5% ऑफ प्रॉफिट से कम है तो मटेरियल नहीं है। ठीक है जी। और मैं फिर आपको बताऊं, आपने एग्जाम में मटेरियलिटी के बारे में बात करनी है। आपने बात पता है कब? अगले 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 लेवल पे आप पढ़ोगे ऑडिट। ऑडिट में वो कहता है जनाब अगर कोई एक्सपेंस बुक नहीं हुआ, कोई रेवेन्यू बुक नहीं हुआ, कोई मिस स्टेटमेंट है, कोई गलती है, तो सारी गलती पब्लिक को नहीं बतानी। गलती बताने वाली कौन सी है? जो मटेरियल हो। अब बताओ टेक्निकल जुबान में मटेरियल किसको कहते हैं? वो जो आपके फैसले को तब्दील कर दे। हर वो चीज मटेरियल है जो तुम्हारे फैसले पे असरअंदाज होती है। ऐसा मिसाल के तौर पे शामिर के घर वाले लड़की देखने जाते हैं और शामिर के लिए शादी के लिए, तो लड़की वाले कहते हैं कि जी हमारी बेटी हाफिज कुरान है माशाल्लाह, जबरदस्त जो है वो उसका हिसाब किताब है, पढ़ी लिखी भी है, बस उसमें एक बुरी आदत है। शामिर ने कहा वो क्या? उन्होंने कहा बेटा वो सोती बहुत है, 10 घंटे सोती है। शामिर के लिए ये बात मटीरियल है, मटीरियल है। तो कहा मटीरियल यार कोई मसला नहीं है, ज्यादा सोने में क्या इशू है यार, उसके जब कोशिश करेंगे काम कम से कम हो, जाने दो। अब मुझे एक बात बताएं, शामिर के घर वाले जाते रिश्ता लेने के लिए, इंसान के बच्चे बनो, मैं बताऊं शामिर किसके घर रिश्ता लेने गए तो तू हंसेगा नहीं, बिल्कुल खामोश। अब मुझे एक बात बताएं, अब उसके घर वाले रिश्ता लेके जाते हैं तो कहा जाता है भाई लड़की जो है वो हार्वर्ड से पढ़ के आई है। ठीक है जी। एक मल्टीनेशनल की जो है ना वो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है। ठीक है जी। माशाल्लाह कुछ 6-7 लाख रुपए सैलरी छापती है, लेकिन एक बुरी आदत है उसमें, लड़की जो है वो चर्स पीती है। अब मुझे एक बात बताएं, ये मटीरियल बात है, मटीरियल बात है?
मटेरियल बात हो गए यार, इमटेरियल तो मुझे एक बात बताओ, मटेरियल का मतलब सर जो डिसीजन पे असर डाले। अब मुझे एक बात बताएं, मिसाल के तौर पर कल बाजवा ने फैसला लेना है कि भाई एक काम करने से नुकसान कितना, फायदा कितना। तो बाजवा पार्टी टाइप आदमी है, ठीक है जी, उसके लिए कोई 4-5% का लॉस मैटर नहीं करता, तो उसके लिए सर 3-4% का लॉस क्या होगा, इमटेरियल। अच्छा सर, फिर एक मेमन आदमी है जो ईमानदारी से बिजनेस करता है, वो ये सोचता है कि नहीं भाई 1 रुपया भी मेरा इधर उधर हो तो वो मटेरियल। तो मुझे बताओ उसके लिए छोटी अमाउंट भी क्या होगी। तो मटेरियलिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, यूजर के ऊपर। ऐसा अब बताएं, मैं कंपनी चला रहा हूं, मुझे पता है मेरा शेयर होल्डर जो है ना, उसको अगर मैंने बता दिया कि जी 2% का प्रॉफिट जो है वो गलती है, कंपनी ने 2% का प्रॉफिट कम किया या बढ़ाया है, मुझे पता है उसके लिए चीज मैटर। हाँ 3-4% पे 5% पे वो शायद चिल्लाना शुरू कर दे, लेकिन इससे कम के लिए क्या, इससे कम का अमाउंट क्या होगा उसके लिए। तो बताओ सर, मैंने पहले क्या ढूंढना है, इंडिकेटर, फिर क्या चेक करना है। वेरी गुड, इज एन एंटिटी स्पेसिफिक टॉपिक, विशा बिल्कुल सही। फिर आपने देखना है सर एक्सपेक्टेड मटेरियलिटी, सर फिर उसके बाद आपने देखना है सर रिकवरेबल अमाउंट क्या, देन फिर आपने क्या कैलकुलेट करना है, इंपेयरमेंट कैलकुलेट करना। प्लीज बोर्ड पे देखना दोस्त। अब मुझे एक बात बताओ, ये सीक्वेंस याद रहेगा। फिर आपको स्टैंडर्ड कहता है भैया 3 एसेट्स ऐसे हैं जिसकी इंपेयरमेंट हर साल देखनी है, चाहे उसमें इंडिकेटर हो या ना हो। वो 3 शानदार एसेट्स जो दुनिया से अलग चलते हैं वो कौन से। नंबर 1 गुडविल। कौन सी चीज, अच्छा गुडविल क्या है। नहीं, मैं जरा सा ब्रीफ सी एग्जांपल दे दूं, इस पे इतनी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुमने अगले लेवल पे FAR 2 में इस पे पूरा स्टैंडर्ड पढ़ना है, लेकिन मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं गुडविल होता क्या है। सर मिसाल के तौर पर ये ARTT के बाहर एक पान का खोखा है, ठीक है जी, और सुनना मिसाल दे रहा हूं, ARTT छोड़ो, PwC के बाहर है। PwC क्या है, वेरी गुड सर, फर्गुसन है, फर्गुसन की पेरेंट कंपनी है। सर यह फर्गुसन की होता है बेटा, ये ऑडिट फर्म है। अभी तुम्हें अगले 6 महीनों में पता चल जाएगा कौन क्या है, ठीक है जी, शायद तुम्हें ना बताओ, लेकिन थोड़े टाइम में ना। अज्यूम करो PwC एक फर्म है, पाकिस्तान का दुनिया की बड़ी तरीन फर्म्स में से एक है। इसके बाद ना एक पान का खोखा है, रोज इसके जो सीनियर पार्टनर है वो जाके इससे पान खाते हैं, ठीक है जी, और सुनना, इस पान के खोखे से रोज पान खाते हैं, उनको इस खोखे का पान इतना पसंद है, उन्होंने सोचा यार एक काम करते हैं, खरीद लेते हैं खोखा, क्या मैं बार बार पान लेने जा रहा हूं, बस एक जाके एक दफा हिसाब किताब कर देते हैं। तो सर इस पान की दुकान का मालिक है, से मिसाल के तौर पर काशिफ भाई, नहीं इसका नाम है शामिर भाई। नहीं काशिफ सही नहीं है ना, रुक जाओ, बाद में ये एग्जांपल वो सुनेगा, मैं गालियां देगा, फिर यहाँ देख लो। अच्छा जी, शामिर है, शामिर को ये मिसाल के तौर पर जो पार्टनर है इनका नाम है शब्बर साहब, ठीक है जी, सन्नाटा को पार्टनर बना दे। फिर ये PwC होगा, फिर वही कमीनापन। जी जनाब, सर शामिर जो है वो पान का बिजनेस कर रहा है, शब्बर साहब जो है वो पार्टनर है। शब्बर साहब ने कहा भाई शामिर ये पान का खोखा हमें दे दो। शामिर को कहा गया कि भाई बता इसकी वैल्यू कितनी है। शामिर ने कहा इसमें जितने भी एसेट्स पड़े हुए ना जो नजर आ रहे हैं, ऑब्जर्वेबल एसेट्स हैं, उनकी टोटल फेयर वैल्यू है 10,000 रुपए। कितने, 10,000। शब्बर साहब ने कहा क्या क्या है इसके अंदर। उसने कहा सर 10,000 में मेरे पास ये बाल्टी है जिसमें पान धोता हूं, सर ये पान के खत्ते और जो है वो चूने की डंडियां हैं, और सर मेरे पास ये तंबाकू पड़ा हुआ है, टोटल मिला के 10,000 रुपए होते हैं। शब्बर साहब ने 5,000 के 2 नोट निकाले और शामिर को कहा ये लो भागो यहां से। शामिर ने कहा होल्ड ऑन सर, सर 2 मिनट मेरी बात सुने सर आप। सर देखिए मेरे पास एक बंदा जो पान बनाता है, ठीक है जी, मेरे पास एक बंदा पान बनाता है, सर इसका नाम है मिसाल के तौर पर उस्मान, ठीक है जी, तो मैं नहीं कह रहा, सुनो, उस्मान पान बनाता है। सर उस्मान का एक एक्सपीरियंस है, वो ऐसा पान बनाता है कि एक दफा जो बंदा खा ले वापस जरूर आता है। क्या आपने उस्मान के स्किल की वैल्यू लगाई इसमें। उसने कहा नहीं। मैंने कहा सर ये पान का खोखा जो है ना, ये सामने बैंक है, रोज बैंक वाले आते हैं मेरे पास, कहते हैं आपने लोन लेना है तो लोन ले लें। बता मेरी मार्केट में इतनी रेपुटेशन है कि बैंक वाले खुद आते हैं,
क्या आपने मेरी मार्केट रेपुटेशन की वैल्यू लगाई? नहीं। सर शामिर ने मोबाइल निकाला और गिनवाना शुरू किया, सर ये देखिए ये 6000 कस्टमर है मेरे पास, कराची के कोने कोने से लोग आते पान खरीदते हैं, क्या आपने इस लिस्ट की वैल्यू लगाई? शबर साहब ने कहा नहीं। उसने कहा सर मेरी मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट क्रेडिबिलिटी, लोगों का ट्रस्ट, उस्मान भाई कहां है इसकी वैल्यू? शबर साहब ने कहा तुम क्या चाहते हो? उसने कहा सर मुझे 50,000 रुपए और चाहिए। कितने? 50,000 और चाहिए। कितने चाहिए टोटल? बताओ। 50,000 को मैं एक नाम दूं, क्या चीज? गुडविल। अब बताओ गुडविल में क्या क्या आता है? सर मार्केट स्टैंडिंग, रेपुटेशन, मार्केट क्रेडिबिलिटी, ठीक है जी, मेरे एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयज की स्किल्स, ये सब कुछ, कस्टमर लिस्ट, सारी चीजें, ब्रांड नेम शामिर पान हाउस, ठीक है जी। कराची के कोने कोने में जाके पूछे शामिर पान हाउस का है, लोग एक तरफ हाथ करके लानत देंगे, कह रहे हैं उसी साइड पे। तो मुझे एक बात बताएं, इन सारी चीजों की वैल्यू कितनी है? 50,000 रुपए। ये क्या है? ये गुडविल है। क्या गुडविल की लाइफ, क्या गुडविल की लाइफ फाइनाइट होती है? इनडेफिनेट होती है, इनफाइनाइट नहीं होती। सुनो सुनो, इनफाइनाइट का मतलब जो कभी खत्म, इनडेफिनेट का मतलब पता ही नहीं है। गुडविल की लाइफ कितनी है वो हमें नहीं पता। मुझे बताओ बाकी चीजों की लाइफ पता है? कुर्सी की लाइफ अंदाजा लगा सकते हो ना, 5 साल, 6 साल, 4 साल। लेकिन गुडविल की लाइफ का अंदाजा स्टैंडर्ड कहता है वो सारे एसेट्स जिनकी लाइफ का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, आपने उनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग एनुअली करनी है। क्यों? वो डेप्रिशिएट तो होंगे नहीं, वो डेप्रिशिएट तो नहीं होंगे ना। लाइफ होती तो डेप्रिशिएट होता, लाइफ होती तो अमोर्टाइज होता। सॉफ्टवेयर की लाइफ होती है? हाँ ना, होती है ना भाई। नहीं सर, नहीं होती सर। विंडोज 97 की, भाई विंडोज 97 आज चलेगा तुम्हारे पास? नहीं। विंडोज 10 अगले 5 साल में क्या हो जाएगा? ऑब्सोलीट हो जाएगा। मशीनें इतनी नई आ चुकी होंगी, वर्जन इतने नए आ चुके होंगे कि आप अगर कहें मेरे पास विंडोज 10 है, तो वो आपको कहेंगे वो भंगी बार बैठा, उसके साथ जाओ बैठ जाओ, इतने पीछे हो तुम। मुझे एक चीज ये बताओ, चीजों की लाइफ होती है, लेकिन सर गुडविल की लाइफ इनडेफिनेट है, मालूम? तो बताओ गुडविल की चूंकि डेप्रिसिएशन नहीं होती, यानी अमोर्टाइजेशन नहीं होती, तो गुडविल को हम क्या करते हैं? अब बताओ सर मेरे लेवल पे मुझे क्या पता होना चाहिए कि गुडविल एक एसेट है जिसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कैसे करनी है? हर साल करनी है। कैसे करनी है? हर साल करनी है। इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग एक अलग तरीके से होती है जो आप सीफैप में जाके सीखोगे कि इसकी इंपेयरमेंट कैसे होती है। क्लियर है? बताओ पहला एसेट कौन सा जिसकी इंपेयरमेंट हर साल चेक करनी है? रीजन आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा, वैसे ही अगर हमें रीजन पता हो, सर इसकी लाइफ इंडेफिनेट है, लाइफ डेफिनेट होती तो हम इसको डेप्रिशिएट कर देते, वैल्यू गिरती जाती, मसला नहीं था। लेकिन इसको डेप्रिशिएट करने के लिए हमारे पास लाइफ नहीं है, ठीक है जी, अंदाजा नहीं लगा सकते हम। तो सर इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग क्या करनी है? हर साल करनी है। ऐसा लिखेगा नहीं कोई, लिखेगा नहीं कोई। गुडविल अमोर्टाइज नहीं होती। सर मैं तो पूरा बचपन ये करता हुआ आ रहा हूं, ऐसा है ना? हाँ, बस वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं हो, ठीक है। गुडविल इज टू बी अमोर्टाइज्ड ओवर 5 इयर्स, लिखा होता है ना बीकॉम के पर्चों में। आपको पता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979, ठीक है जी, 1979 भुट्टो से पहले का दौर है, 1979 में पेश हुआ। उसके बाद सर 1984 में दोबारा रिवाइज हुआ, 2001 में दोबारा रिवाइज हुआ, ठीक है जी, मुशर्रफ के दौर में। अब वो सर जो चल रहा है ना, वो 2001 से भी ठीक ठाक उसमें चेंजेस आ चुकी है। बीकॉम में भी क्या टेस्ट होता है? 1979, ठीक है जी। नया पर्चा बनाने के लिए कौन नया ऑर्डिनेंस पड़ेगा? ठीक है जी। मसला है ना भाई तालीम का, तभी तो मसला है। हाँ जी, इनफाइनाइट लाइफ सिर्फ एक एसिड का होता है बस, जमीन का। इनफाइनाइट लाइफ सिर्फ एक ही एसिड की है, वो किसकी है? बस। और किसी चीज की लाइफ इनफाइनाइट नहीं है। श्रीलंका की जमीन पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम उतरे, अभी तक है, कयामत भी देखेगी, कयामत का दिन भी आएगा, श्रीलंका की जमीन खड़ी रहेगी, तो उसकी लाइफ क्या है? इनफाइनाइट। बाकी सारी चीजों की लाइफ फाइनाइट है और डेफिनेट है। गुडविल की लाइफ क्या है? इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। इनफाइनाइट हमेशा हमेशा रहेगी, ऐसा। डेफिनेट मुझे पता है सर, ऐसा सर। सर तभी न्यू ऑर्डिनेंस के पेपर
जो रोक देते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहते हो, नया आप लॉ लिख के आ जाओ, उनको समझ ही नहीं आता, वो रोक देते, सही काम करके और रोक देते हो। मेरा एडवांस अकाउंटिंग का पेपर गया था इतना जबरदस्त, बीकॉम में मार्क्स है 52, ऐसा मैंने सीए में दिया तो गोल्ड मेडल आ जाता, आई क्या पहले बुला लेते, इधर आओ भाई ये गलती नहीं की तुमने, क्या चीज इतना आसान है, जितने मैंने पैसे दिए उतनी उसकी वैल्यू है। मैंने गुडविल के कितने पैसे दिए, बस ये उसकी वैल्यू है। वेरी गुड सर, इसकी इंपेयरमेंट कैलकुलेट ऐसे होती है कि हम पान के खोखे की इंपेयरमेंट करते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना, ये हम कब पढ़ेंगे जाके, सीफैप में जाके पढ़ेंगे, हम सारे कैश जनरेटिंग यूनिट की इंपेयरमेंट करते हैं, और जो इंपेयरमेंट निकलती है पहले हम गुडविल को एलोकेट करते हैं, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। 5 साल पहले हमारे कोर्स का पार्ट था कि गुडविल की इंपेयरमेंट होती है तो होती कैसे और कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो भी FAR 2 में, FAR 1 में नहीं। सिर्फ क्या पता होना चाहिए कौन सा एसेट है जो हर साल इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट होगा, गुडविल। क्यों सानू नहीं पता, ठीक है जी, वैसे पता है हमें, क्यों सर इसकी लाइफ क्या है, इंडेफिनिट है सर। दूसरी चीज मैंने सवाल वहीं रोका हुआ है, सवाल वहीं रोका हुआ है, दूसरी चीज सर, दूसरी चीज ना सर, intangibles with other intangibles with indefinite life। अच्छा ये क्या है भाई, अदर इंटेंजिबल्स विद indefinite life, गुडविल के अलावा ये क्या है सर जिसकी लाइफ आपको नहीं पता। चलो मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं सर, मैंने पैनाडोल का ना एक लाइसेंस खरीद लिया, पैनाडोल का लाइसेंस खरीद लिया, क्या मतलब भाई, मैं GlaxoSmithKline GSK का नाम सुना, GSK पैनाडोल बनाती है, मैं उसके पास गया, मैंने कहा साईं आज से पैनाडोल आप बनाना बंद कर दो, मुझे दे दो लाइसेंस, मैं बनाऊंगा, या मुझे लाइसेंस दे दो आप भी बनाओ मैं भी बनाता हूं। उन्होंने मुझे लाइसेंस दे दिया कि आप कल से पैनाडोल बनाना शुरू कर दो। अच्छा मैंने उससे पूछा लाइसेंस की लाइफ कितनी है, कितने टाइम का है, उसने कहा जब तक आपका दिल करे आप पैनाडोल बनाते जाओ। एक तो ये तरीका हो सकता है, दूसरा वो क्या गया कि अगले 5 साल तक का लाइसेंस है। सर अगर वो कहता है ना अगले 5 साल तक का लाइसेंस है, इसका मतलब इसकी लाइफ कितनी है, 5 साल। अगर वो आपको कहता है कि जी लाइफ टाइम लाइसेंस, इसका क्या मतलब है, ये क्या है, इंडेफिनिट इनफाइनाइट, इंडेफिनिट। तो मुझे बताओ ऐसे इंटेंजिबल जिनकी लाइफ इंडेफिनिट हो, उसकी भी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कैसे होती है, हर साल। मैं भी सर सॉफ्टवेयर खरीदता हूं ना, मैंने भी एक स्क्रिप्ट, एक वेबसाइट है, देखा ना, स्क्रिप्ट का नाम सुना, SCRIBD, मरुडूब की स्क्रिप्ट का मैंने लाइसेंस खरीदा, लाइफ टाइम लाइसेंस। बहुत सारी वेबसाइट है जिसके आप लाइसेंस खरीदते हो महीने 2 महीने के, नेटफ्लिक्स है, हाँ आप समझ आ गया, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, तुम नेटफ्लिक्स की बात कर रहा था, अब मुझे एक बात बताएं, नेटफ्लिक्स का आप लाइसेंस खरीदते हो, साल खत्म हो जाता है, 12 महीने में खत्म हो जाता है, उसकी लाइफ क्या है, डेफिनेट है। व्हाट इफ कि आपको ये कहें कि वन टाइम पेमेंट और जब तक आपने देखना है देखते रहो, तो मुझे बताओ ऐसे ऐसे एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कैसे करनी है, एनुअली करनी है। 2 चीजें हो गई सर, प्लीज बोर्ड पे। तीसरी चीज सर, तीनों देखो इंटेंजिबल्स हैं, intangibles that are not yet available for use। देखो तुम्हारे किताब में चीज डाली इसीलिए गई है कि तुम लोग को एक बेसिक सरसरी आइडिया हो, और जब MCQs में चीजें हैं तो तुम्हें एक्सक्लूड करना आता हो, ठीक है जी। मुझे बताएं सर ऐसा कौन सा इंटेंजिबल है जो अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। जैसे एक सॉफ्टवेयर बन रहा है सर, हमारे ARTT में एक सॉफ्टवेयर बन रहा है पिछले 4 साल से, मिसाल दे रहा हूं, हम चाहते हैं कि उसमें हर एक इंस्टीट्यूट का एंगल कवर हो, अटेंडेंस कवर हो, एग्जाम्स कवर्ड हो, आपका पोर्टल कवर हो, आपकी जो है वो मतलब लॉग इन लॉग ऑफ सारा उसी के थ्रू हो। सर इसको बनाने में हमें 3-4 साल लग जाएंगे, तो मुझे बताओ जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग पॉसिबल है नहीं, इसकी लाइफ कब डिटरमिन होगी, जब ये यूज में आ जाएगा। जब तक ये यूज में नहीं आता इसकी अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन, तो सर स्टैंडर्ड कहता है वो सारे इंटेंजिबल्स जो बनना शुरू हो गए लेकिन अभी तक अवेलेबल फॉर यूज, तो आप सर उसकी डेप्रिसिएशन तो नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो फिर, इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर सकते हो। बताओ 3 क्या चीजें, नंबर 1 गुडविल, हसन नंबर 2 वो इंटेंजिबल जो इंडेफिनिट लाइफ वाले यानी गुडविल के अलावा, और सर लाइसेंसेस की मैंने एग्जांपल दिया आपको। तीसरी चीज इंटेंजिबल दैट आर नॉट येट अवेलेबल फॉर
यूज, ऐसा। फिर रिपीट कर रहा हूं, इंपेयरमेंट के स्टेप्स बताओ। पहला स्टेप फाइंड द इंडिकेटर्स, वेरी गुड। देन सर अपने आप से पूछो कि इंपेयरमेंट क्या मटेरियल होगी, ठीक है जी। अगर एक्सपेक्टेड इंपेयरमेंट इज मटेरियल देन आप रिकवरेबल अमाउंट पे जाओगे, अदरवाइज आप वहीं पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग को रोक दोगे। अगर सर मैं रिकवरेबल अमाउंट तक जाऊंगा, मैं रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करूंगा, कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करूंगा, और अगर कोई इंपेयरमेंट होगी तो बुक करूंगा। मुझे एक बात बताओ, कौन से 3 एसेट्स हैं जिनकी इंपेयरमेंट इंडिकेटर बेस्ड नहीं है बल्कि हर साल करनी है? गुडविल और intangibles that are not yet available for use or intangible with indefinite life, ऐसा है? ऐसा है मेरे बच्चों। इनफाइनाइट और इंडेफिनिट में क्या फर्क है? इनफाइनाइट का मतलब है कभी खत्म नहीं होने वाली चीज, और इंडेफिनिट का मतलब है खत्म तो होगी, मुझे नहीं पता। थर्ड पॉइंट टेंजिबल्स के साथ नहीं। अच्छा देखो, तीनों चीजें वो हैं जो इंटेंजिबल्स हैं, टेंजिबल नहीं आता। इसके पीछे रीजन है, मैं भी एक्सप्लेन करने जाऊंगा ना, हम अपने पूरे ट्रैक से हट जाएंगे। सिर्फ मैं तुम लोग को इस हद तक पढ़ा रहा हूं ताकि तुम अपने एग्जाम का पेपर अटेम्प्ट कर लो। सर सेकंड पॉइंट में इंडेफिनिट लाइफ आएगा, लेकिन डेफिनेट लाइफ की भी इंडिकेटर से पता चलता है। देखो जिनकी लाइफ डेफिनेट है ना, उसमें हमने क्या ढूंढना है? इंडिकेटर ढूंढना है। इन तीनों में इंडिकेटर ढूंढने की जरूरत, इनकी इंपेयरमेंट क्या करनी है? थर्ड एसेट दोबारा बता दें, वो इंटेंजिबल जो अभी बन रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर है, जैसे कोविड की वैक्सीन है। बहुत सारी कंट्रीज में अभी कोविड की वैक्सीन पे क्या चल रहा है? काम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, वो अभी फाइनल नहीं हुई। सर जब वो फाइनल हो जाएगी तो कोविड की जो वैक्सीन है वो एक इंटेंजिबल एसेट है। सर वैक्सीन तो टेंजिबल होती है। वैक्सीन की बोतल नहीं है, वैक्सीन का फॉर्मूला है नशेयों, ठीक है जी। और उसकी लाइफ इंडेफिनिट है। क्यों? हमें नहीं पता है कोविड कब तक जिंदगी में रहेगा, कब तक जो है ना ये असरअंदाज होता रहेगा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी लाइफ इनफाइनाइट है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इसकी लाइफ क्या है। अच्छा व्हाट इफ वो कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान है, अभी बना नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ आएगा। बन जाएगा तो भी यहाँ आ जाएगा। जूम आउट कर दे, कॉपी करना है। सर कर ले कॉपी। नहीं रीजन है उसका, वजह लंबी वजह यार, मतलब क्या जनरेटिंग यूनिट की एग्जांपल्स देनी पड़ेंगी, पूरा आगे निकल जाना पड़ेगा। रुक जाओ, बता रहा हूँ क्लास के, तो पूरी क्लास को बताना पड़ेगा, जो सीख गए ना वो भी भूल जाएंगे। जी जनाब, देखो मेरी लिमिटेशन है, मैं ये नहीं बता सकता इंपेयरमेंट बुक करने के बाद रिवर्स कैसे होगी। मैं ये नहीं बता सकता कि बहुत सारे एसेट्स की इंडिविजुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं होती, उनके लिए आपको बड़ा क्या जनरेटिंग यूनिट है, मैं ये कोई बात नहीं करूंगा। क्यों? अच्छा स्टैंडर्ड का कितने परसेंट आपके कोर्स में? 10%। IS 36 का सिर्फ और सिर्फ 10% आपके कोर्स में, ठीक है जी। इंडिकेटर्स भी आपको सिखा रहा हूं, अली जयान पूरे इंडिकेटर्स भी आपको याद कराऊंगा, 7 इंडिकेटर्स जी। जी मेरा बच्चा, तो सॉफ्टवेयर बनाने का बिजनेस है तो वो उसके लिए इन्वेंटरी है, ठीक है जी। अगर एक बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाने का ना, वो उसके लिए इन्वेंटरी है, ठीक है जी। वो उसके लिए पीपी नहीं है, क्योंकि खुद इस्तेमाल नहीं करता वो, ठीक है ना। और इन्वेंटरी की इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं होती, इन्वेंटरी इज कैरिड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी है, होती है ना, हम बेचते हैं ना उसको, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट है। जी जनाब, मटेरियल जब होगा जब 5% का कॉस्ट की वैल्यू होगी। मैं फिर देखो दोबारा अशारे कान खोल के मेरा बच्चा सुकून से, 5% ऑफ द प्रॉफिट, 5% ऑफ द प्रॉफिट, जी जनाब, एंटायर कंपनी का प्रॉफिट, ठीक है जी। बड़े आगे, बड़े आगे बेटा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं भी 30-35 एमसीक्यू तुम लोग के साथ क्लास में सॉल्व करवाऊंगा अगली 2 क्लासेस के अंदर। इसमें से चीजें नहीं याद हुई ना, तो मैंने अभी आपको बिल्ली वाली एग्जांपल दी थी जी। नमाज ब्रेक? कौन सी नमाज भाई? मेरी क्लास है कितने बजे तक? 6:30 असर हो जाएगी ना? बेहतरीन है, चलो जी। हैं होगा ना टाइम? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो सर, प्लीज बोर्ड पे देखें। सारी चीजें क्लियर करवा के ना फिर मैं सवाल पे आ रहा हूं। मुझे बताओ ये 2 थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझ आ गए बेटा? बोर्ड पर, बोर्ड पर सारी चीजें 2 मिनट के लिए छोड़ दो। ये 3-4 छोटी छोटी थ्योरी की चीजें समझ आ गई?
अब आपसे मैं थ्योरी का एक एस्पेक्ट और पूछ रहा हूं जो इस सवाल से लिंक्ड भी है, जरा सा खुदा के वास्ते अटेंटिव रहना। ये कर लिया कॉपी मेरे बच्चों, ऑनलाइन वालों? हाँ अब आ रही है आवाज बेटा? चलो जी, अब आ रही है ना? हाँ ये बंद हो गई थी बेटा। चलो जी बढ़े हम आगे। कोई मतलब ये इमाम साहब कहेगा कबूल है, वापस से बता दोहराएं जरा, लड़की कौन है? 5% of the profit means 5% of the profit, 5% of the entire profit of the company। ताहा अली असगर, ताहा अली असगर सवाल पूछो बेटा। नहीं, ऑडिट के स्टैंडर्ड्स कहते हैं 5% मटेरियल, ठीक है। साइलेंट किया आपने, वो क्लियर नहीं हुआ। नहीं मैंने बोला ही नहीं बेटा, मैं आप लोग की तारीफ कर रहा था। मैंने कहा ऑनलाइन वाले हमारे इतने जबरदस्त बच्चे हैं कि ये माशाल्लाह इतना पढ़ना चाहते हैं कि 6 दफा पूछते हैं सर रिपीट। मैं ये कह रहा था बेटा, आप लोग गुमराह ना हो जाओ, मैंने इसलिए बंद कर दिया आवाज, फैल ना जाओ। चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा जी चलो, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? अच्छा चलो, उसके साथ भी कोई मस्ती नहीं है। चलो चलो बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे एक छोटी सी डिस्कशन देना, ऊपर सवाल पे आ रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, मेरे सामने ना 4 केसेस हैं एंड नाउ यू हैव टू कंक्लूड कि इन 4 केसेस में क्या करना चाहिए। मैंने आपको हायर किया, आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो, ठीक है जी। 2 मिनट के लिए रोल अज्यूम कर लो, आप तमाम लोग फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो, ठीक है जी। मुझे बताओ एसेट इंपेयर कब होता है? जब उसकी रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से, जब उसकी रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम वो इंपेयर हो जाता है। ऐसा रिकवरेबल अमाउंट क्या है? वैल्यू न्यूज एंड रिकवरेबल अमाउंट, वैल्यू न्यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में जो हायर हो। ऐसा मेरे बच्चों बोर्ड पे, मेरे पास एक एसेट है जिसका कैरिंग अमाउंट है 100 रुपए। ये समझ आता है कैरिंग अमाउंट क्या होता है? सर इसकी फेयर वैल्यू बड़े आराम से पता चल गई, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 120 रुपए। इसकी वैल्यू इन यूज के लिए ठीक ठाक कैलकुलेशंस करना पड़ेंगी और हम परेशान है यार, इसकी वैल्यू न्यूज पता नहीं चल पा रही है, क्या करें बताओ? अच्छा नहीं, मैं क्या ये कंक्लूड कर दूं कि ये एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, या मैं ये कंक्लूड कर दूं कि एसेट इंपेयर्ड नहीं है? जी जनाब, क्या मैं ये कंक्लूड कर दूं कि इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, या मैं ये कंक्लूड करूं कि इसकी इंपेयरमेंट, ये एसेट इंपेयर्ड नहीं है? अच्छा सुनो 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 सुनो, पॉसिबल नहीं है मैं इसलिए कह रहा हूं कि वैल्यू न्यूज पता नहीं चल रही है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कि इसकी वैल्यू न्यूज क्या होगी, बहुत ज्यादा एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है। अच्छा सुनो सुनो, सर एग्जाम में आपसे पूछेगा बताओ ये एसेट इंपेयर्ड नहीं हो सकता, पॉइंट नंबर 2 ये एसेट इंपेयर्ड है, पॉइंट नंबर 3 ये इंपेयर्ड नहीं है, ठीक है जी, पॉइंट नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव, ठीक है जी। सुनो जरा दोस्त, सुनो सुनो सुनो, क्या इस एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है? नहीं सर, अगर इन दोनों में से कोई एक, किन दोनों में से, इन दोनों में से कोई एक चीज भी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो जाए तो मतलब है दूसरे को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे बताओ दूसरे को कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं, क्यों? सीधी सी बात है भाई, 100 रुपए का एसेट है, बेचूं भी तो 120 मिल जाएंगे, इसको इंपेयर करने की जरूरत, क्या कंक्लूड करूं? दिस एसेट इज नॉट इंपेयर्ड। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर इन दोनों में से, अगर इन दोनों में से कोई एक सिंगल चीज भी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा आ जाए, सर इट क्लियरली इंडिकेट दैट द एसेट इज नॉट इंपेयर्ड
और हमें इसमें मजीद काम करने की जरूरत। यार 100 रुपए का एसेट है, मैंने ब्रोकर को फोन किया, मैंने कहा यार ये एसेट है बेचना है, कितने का खरीदोगे? उसने कहा 120। बस खत्म सर, मेरी इंपेयरमेंट टेस्टिंग वहीं खत्म। क्यों? यार 120 में बिक जाएगा तो मुझे वैल्यू न्यूज निकालने की जरूरत है ही नहीं। ऐसा। अब सुनो जरा दोस्त, क्या कंक्लूड करूं? मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखना, मैं जब करवाऊंगा इसके एमसीक्यूज ना, मैं फिर जलील करूंगा, मैं बता रहा हूं। नॉट पॉसिबल सर, सॉरी इसकी कैलकुलेशन नॉट पॉसिबल है। इंपेयरमेंट ये नॉट पॉसिबल लिखूंगा ना, कंफ्यूज रहोगी। बस खत्म। सुनो सुनो सुनो, केस 2 सर है ना, क्या पता दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू से बड़ी आ जाए तो इंपेयरमेंट कम बुक करना पड़े। मैंने एक जमाने में एक फिल्म देखी थी, उसका नाम था लूसी। आपने नहीं देखी? कितने लोगों ने देखी लूसी को? LUCY। लूसी वो बंदी थी जिसका दिमाग 100% चलता था। हाँ, उससे कोई ऐसी जो है वो स्टेरॉइड्स खाई जिससे उसका दिमाग 100% चलने लग गया। तो सुनो, मैं कहता हूँ देखो FAR1 के लिए ना 2% दिमाग इस्तेमाल करना है। 100% इस्तेमाल करोगे तो फिर लगेगा ये एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये कि क्या पता दूसरा 134 निकला है। तो यार इंपेयरमेंट तो तब भी नहीं है ना, अगर ये 120 है मेरा बच्चा तो इंपेयरमेंट तो नहीं है ना। दूसरी कैलकुलेट करने की जरूरत ही क्या है? दूसरे कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा जी सर, केस 2 वाकई लूसी फिल्म है। तुम लोग हंस रहे हो, आराम करो, मैं तो समझ उसको लूसी बोल रहा हूँ जी। हैं? नहीं देखी? वाकई नहीं देखी? हैं? कौन? नहीं नहीं। हाँ देखो, एक बच्चे को पता है वो ड्रग्स वाली मूवी। ठीक है जी, चलो जी, चलो जी बोर्ड पे। सर 100 रुपए के कैरिंग अमाउंट है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पता नहीं चल रही है। मैंने मिसाल के तौर पर ये रोस्ट्रम की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी थी। मैंने एक बंदे को बुलाया, उसने कहा ये रोस्ट्रम हिल रहा है, 500 रुपए वैल्यू, मिसाल दे रहा हूँ। दूसरा आया, उसने कहा सर इसको बहुत मुबारक मुबारक टीचर्स ने हाथ लगाया, 5000 वैल्यू। तीसरे ने कहा ये चूंकि ARTT में पड़ा है, 15000 वैल्यू। चौथे ने आके कहा कि ये चूंकि ARTT में पड़ा है तो 100 रुपए वैल्यू। अब मुझे एक बात बताया, फेयर वैल्यू की काफी सारी रेंजेस आ गई, तो हमने कंक्लूड कर दिया कि इसकी फेयर वैल्यू मालूम नहीं हो सकती, इसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मालूम नहीं हो सकती। हमारा एक घर था लियारी में, ये मैं तुम्हें एक सच्चा वाकया बता देता हूँ। लियारी में घर था हमारा। हाँ, एवरेज कब किया जाता है? जब करीब करीब हो ना। ठीक है जी, अब मैं मिसाल के तौर पर लियारी में घर था हमारा, हालात बहुत खराब चल रहे थे। हमने सोचा छोड़ो गुलशन चलते। तो अब वो घर बेचने का टाइम आया, हमने कहा बेच देते हैं इसको, हालात सही नहीं थे उसको। तो मैंने एक बंदे से वैसे ही पूछा, मैंने कहा यार ये घर है बेचना यार। तो उसने कहा कमरे कितने? मैंने कहा 4 कमरे हैं। आगे देख के गया, कहता 12 लाख। मैंने कहा अच्छा 12, ठीक। मैंने कहा क्यों? कहता है भाई यार हालात देखो इलाके के, यहाँ तो घर खरीदोगे तो रॉकेट लॉन्चर फ्री में मिलेगा आपको। वो तंज मार के गया। ठीक है जी, दूसरा आया, वो लियारी का ही बंदा था, उसको मैंने कहा घर बेचना है। उसने यहाँ की कीमत लगाई 22 लाख। मैंने कहा चलो यार देने वाली बात हो रही है। ठीक है जी, तीसरा बंदा आया, उसने 24-25 लाख लगाया, करते करते 12-13, 12-13, 25-30, 25-30, 32 में निकाल दिया हमने। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताएं, जो पहले वाला आया था 12, मुझे 1 लाख किसी गुंडे को देके ना उसको पिटवाना चाहिए था कि मनुष्य आदमी तेरे चक्कर में पूरी मार्केट खराब हो रही। अब मुझे एक बात बताएं, इतनी ज्यादा वेरिएशन पे क्या मैं कह सकता हूँ इसकी सही फेयर वैल्यू क्या है? नहीं। जिसने मुझसे खरीदा उसकी जरूरत थी, उसकी फैमिली बड़ी थी, उसको बड़ा घर चाहिए था, 4 कमरे, एक ड्राइंग डाइनिंग, उसको बड़ा घर चाहिए था, तो उसने ले लिया। अब जिसका यूज नहीं था वो आगे क्या करता था? 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख, क्यों? हालात सही नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं, बाज़ औक़ात एसेट्स की फेयर वैल्यू काफी ज्यादा, तो सर हम वहां कंक्लूड कर देते हैं कि इसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल। तो मुझे एक बात बताएं, इस एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है। जितनी बातें बोल रहा हूं ना, ये भी 40 MCQs हैं सेंड आउट में, ये मैं करवाऊंगा और फिर याद दिलाऊंगा कि बताओ फेयर वैल्यू कब रिलायबल नहीं होती? सर जब उसके एस्टिमेट्स में ठीक ठाक वेरिएशन हो। अब बताओ इसकी वैल्यू न्यूज निकाली, वो निकली 120। क्या कंक्लूड कर दूं? दिस एसेट इज नॉट
इम्पेयर्ड और इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। जी सर मुझे एक बात बताओ, दिस एसेट इज एब्सोल्युटली नॉट इम्पेयर्ड यार, क्यों? अच्छा मुझे बताओ, अगर फेयर वैल्यू 0 भी हो सर तब भी एसेट इम्पेयर्ड नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू न्यूज कितना है, 100 से ऊपर है। तो मैं क्या कंक्लूड करूं, दिस एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड। ठीक है जी, नो इम्पेयरमेंट। ठीक है जी। थर्ड केस, मुश्किल केस। चलो जी, एक चीज ठीक, एक चीज बड़ी होगी। ठीक, अब मुझे बताया केस 3। मुझे एक चीज ये बताओ सर, एक एसेट की वैल्यू न्यूज ज्यादा होती है या फेयर वैल्यू? निकाल के पता चलता है पक्का। चलो मैं अगर तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल दूं, मेरे पास ना एक मोबाइल है और मोबाइल अपने पास रखता है ऐसा हूं कि जब चोर आए तो तोहफे में दे दो उसको। ठीक है जी। अब ये मोबाइल है, ये मैंने कोई लिया होगा 25 से 30 हजार रुपए का, ठीक है। बड़ा मोबाइल में रखता था, भारी मोबाइल रखता था नहीं, वो 2-3 दफा गिरा, टूट गया, एक दफा बेटे ने ऊपर से गैलरी से नीचे फेंक दिया। ठीक है ना, तो मैं अब रखता हूँ अपने औकात के हिसाब से। हैं तुझे मैं सही जगह बताता हूँ, 2 मोबाइल मिल जाएंगे तुझे। हैं यहाँ देख लो। अब सुनो जरा दोस्त, सुनो सुनो सुनो। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम अच्छे तरीके से सुनना सर। अब अगर को पूछे इसकी फेयर वैल्यू क्या है, जाके मैं बेचूं ना, ये 15,000 रुपए में बिक जाएगा, लेकिन सर मैं इससे कितने पैसे कमाता हूं आपकी सोच है। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बता, इसकी वैल्यू न्यूज ज्यादा या फेयर वैल्यू? सर मुझे एक बात बताएं, ये प्रोजेक्टर यहाँ लगा है, इसको मैं मार्केट में बेचने जाऊं ना 20,000 का नहीं बिकेगा, लेकिन ये प्रोजेक्टर हमें कितना पैसा कमाने में हेल्प करता है, आपकी सोच है। तो मुझे एक बात बताएं सर, एसेट की वैल्यू न्यूज ज्यादा होती है या फेयर वैल्यू? हमेशा वैल्यू न्यूज ज्यादा होती है। बहुत कम सर्कमस्टांसेस में एसेट की वैल्यू न्यूज फेयर वैल्यू से क्या होती है, कम होती है। ऐसा। अब बताओ सर, वैल्यू न्यूज जनरली ज्यादा होती है, ये आपने कहा। सर अब मुझे एक बात बताएं, मेरे पास एक एसेट है, इसकी कैरिंग अमाउंट 100 है, इसकी हाँ बिल्कुल ऑब्जर्वेशन है, स्टैंडर्ड में भी लिखा हुआ है कि वैल्यू न्यूज 99.99% केसेस में फेयर वैल्यू से ज्यादा होती है। ठीक है जी। हाँ जी, मेरे पास एक गाड़ी है सर, उबर पे मैं लगाता हूँ सर, मैं कमाता हूँ उससे पैसे। उस गाड़ी की टोटल वर्थ अगर कोई कहे ना तो 4 लाख रुपए होगी, मिसाल के तौर पे। पुराने जमाने की कल्टस है सर। आप उसी पुराने जमाने की कल्टस से देखोगे, जो उबर में चलाने वाला है वो काफी सारे पैसे उससे कमा रहा होता है, महीने के लाख रुपए निकाल रहा होता है। उससे कोई कहे कि 4 लाख में बेचेगा तो वो कहेगा नहीं, क्यों? तो वैल्यू न्यूज की बहुत आम तौर पे वैल्यू न्यूज काफी ज्यादा होती है। एआरटीटी में जितने फिक्स्ड एसेट्स है ना, इनकी फेयर वैल्यू होगी मे बी 50 लाख 60 लाख, 50 लाख 60 लाख रुपए एआरटीटी एक महीने में निकाल लेता होगा। ठीक है ना, ये हमारी अजम्पशन है। ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताएं, वैल्यू न्यूज ज्यादा फेयर वैल्यू ज्यादा? हमेशा वैल्यू न्यूज ज्यादा, दिमाग में रखना, ये स्टैंडर्ड भी कहता है। मुझे बताएं सर, इस एसेट की फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही है, गौर से सुनना, वैल्यू न्यूज निकली 80। अब सुनो 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 सुनो, उर्दू जुबान आराम आराम से। मुझे एक बात बताओ, इसकी वैल्यू न्यूज कितनी है? फेयर वैल्यू 99.99% केसेस में 80 से कम होगी। फेयर वैल्यू 99.99% केसेस में 80 से। और सर ऐसा क्यों होगा? अभी इतनी लंबी कहानी सुनाई कि किसी भी चीज की वैल्यू न्यूज उसकी फेयर वैल्यू से। तो मुझे बताओ, ये अगर निकाल भी लोगे ना, कैलकुलेट भी कर लोगे, देयर इज अ 99% चांस के 80 से क्या निकलेगी, कम निकलेगी। अब ये नहीं निकल रही है सर, तो क्या कह सकता हूं मैं कि यार ये एसेट इंपेयर्ड है, या ये कंक्लूड कर दूं कि ये इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लायक नहीं है? नहीं सर, ये इंपेयर्ड है, क्योंकि जो दूसरी वैल्यू आप निकालेंगे भी ना, तो 99% चांसेस है कि वो कम ही निकलेगी। तो रिकवरेबल अमाउंट हमारी क्या होगी, इन दोनों का जो हायर होता है वो होता है। आप निकाल भी लोगे, ये 60 निकल आएगी, 50 निकल आएगी, लेकिन ये 80 से ज्यादा नहीं होगी। तो बताओ, क्या मैं वैल्यू न्यूज को रिकवरेबल अमाउंट मान सकता हूं? क्या ये एसेट इंपेयर्ड है? यस सर। कितने से इंपेयर्ड है? सर ये एसेट इंपेयर्ड है कितने से? ऐसा। चौथा और आखिरी केस, चौथा और आखिरी केस, एसेट की कैरिंग अमाउंट 100, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 80, ये पता नहीं चल रहा।
हाँ जी सर, अब तो हम आज 2 मिनट दोबारा एक्सप्लेन। हाँ जी, अब सर वैल्यू न्यूज नहीं पता चल रही है, निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत सब्जेक्टिव है, लेकिन ये याद रखो अगर निकाली जाए तो 99% चांस है कि वो 80 से ज्यादा होगी। तो क्या मैं एसेट को इंपेयर कर दूं? नहीं भाई नहीं, क्यों यार, क्यों इंपेयर कर रहे हो? हमें पता ही नहीं है कि इंपेयरमेंट कितनी निकले, पॉसिबल नहीं है। तो यहां हम क्या कंक्लूड करें? क्योंकि सर वैल्यू न्यूज आमतौर पे 99.99% केसेस में ज्यादा होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से, तो वी शुड नॉट ट्रीट दिस 80 रुपीज एज रिकवरेबल अमाउंट, क्योंकि जो दूसरा अमाउंट निकलेगा वो इंशाल्लाह 80 से, अब वो मिसाल के तौर पर 90 निकले तो इंपेयरमेंट कितने की होगी? वो 95 निकले तो इंपेयरमेंट कितने की होगी? 5 की होगी। वो मे बी 100 से ऊपर निकला है, तो क्या इस एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी चाहिए? नहीं सर, हमें क्या कंक्लूड करना चाहिए? सर द इंपेयरमेंट टेस्टिंग ऑफ दिस एसेट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा यहां लिख दूं? अच्छा सर, अब मुझे बताओ यार, मैंने आपको सिर्फ एक केस बताया जिसमें इंपेयरमेंट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, वो कब है? सर जब मेरे पास वैल्यू न्यूज नहीं निकल रही हो, गौर तो सुनो, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैरिंग अमाउंट से क्या हो, कम हो, और आप में एक टेम्पटेशन आ रही हो कि मैं इसको इंपेयर कर दूं, लेकिन फिर आपका दिल कहे कि यार स्टैंडर्ड कहता है कि 90% चांसेस हैं कि वैल्यू न्यूज फेयर वैल्यू से ज्यादा होगी और ये एसेट बिला वजह इंपेयर हो जाएगा, हमें इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा है? अच्छा जी, वो सवाल पूछ रहा था जी। वैल्यू न्यूज की बहुत सारी रीजन है, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये पंखा खराब हो गया है, इसकी वैल्यू न्यूज निकाल सकता हूँ? क्यों नहीं? ये मुझे नहीं पता कितना कैश जनरेट करता है, भाई कैश तो पूरी क्लास जनरेट करती है ना, क्या ये एसेट कैश जनरेट करता है? मिसाल के तौर पर मैं हलवा पूरी बेचता हूँ सर, सुबह सुबह ना देगड़े में सुराख हो गया, अब मैं कैलकुलेटर लेके बैठा हूँ, दुकान वाले का क्या कर रहा हूँ? मैं क्या इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहा हूँ। उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा ये देगड़ा कितना कैश कमा के देता है ये चेक कर रहा हूँ। उसने कहा नहीं भाई, पूरी दुकान कैश कमा के देती है, देगड़ा कैश नहीं कमा के देता। तो आमतौर पर इंडिविजुअल एसेट्स की कुछ केसेस के अंदर इंडिविजुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग पॉसिबल, क्योंकि उनकी वैल्यू न्यूज नहीं निकल सकती। तो स्टैंडर्ड आपसे कहते हैं फिर चेक कर लो कि इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए पूरी क्लास की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना? हमारे कोर्स में नहीं है कैश जनरेटिंग यूनिट का कॉन्सेप्ट आगे। अब मुझे एक बात बताओ, मैं 2 मिनट के लिए मान लूं कि इसकी वैल्यू न्यूज मालूम नहीं हो सकती, अगर मालूम करनी है तो किसकी वैल्यू न्यूज मालूम करनी पड़ेगी? पूरी क्लास की। जी मेरा बच्चा। देखो मैं बता देता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ ना 99%, वो इन दो वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। जो वैल्यू न्यूज है वो 99.99% कैरिंग अमाउंट से नहीं, फिर वैल्यू से ज्यादा होती है। हाँ, वो उससे ज्यादा ही होगी। मैं बता देता हूँ, अगर मुझे फेयर वैल्यू पता चल गई ना 99, मैं उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग वही रोक दूंगा। क्यों? जो निकलने वाली इंपेयरमेंट है वो क्या होगी? इमटेरियल होगी, तो मैं उसको वही मार दूंगा कि यार नहीं, इसको आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, आगे ले जाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा जी सर, इसको अच्छे तरीके से नोट कर रहे हैं आप लोग, फिर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, फिर ऊपर वाला। अच्छा सर, जब ईयर एंड में एसेट को डिस्पोज करते वक्त, बट सर उसकी डिस्पेंडिंग कॉस्ट तो नहीं पड़ी हमने असम खान अभी तक। सर कुछ केसेस में हो सकता है कि वैल्यू न्यूज या लेस का पता ना, अच्छा ये एक चीज और सुन लो, व्हाट इफ के दोनों का पता ना चल रहा हो? एक बच्चे ने कहा व्हाट इफ के दोनों ही पता ना चल रहे हो, तो आप कंक्लूड कर देंगे इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं, ठीक है जी। चैप्टर कब फिनिश्ड होगा? एक बंदा रोज एक हजाम की दुकान पर जाता था, सर दुकान कितने बजे तक खुली है? वो कहता था बेटा 10 बजे तक। फिर अगले दिन आया, सर दुकान कितने बजे तक खुली है? सर बेटा 10 बजे तक। फिर तीसरे दिन आया, चौथे दिन आया, तो हजाम की हट गई, आया दुकान कितने बजे तक खुली? उसने कहा 10 बजे तक। उसने हमने छोटू को कहा जाओ देखो ये आता कहां से। छोटू आया वापस, कहता सर आता कहां से ये नहीं पता, जाता आपके घर है, ठीक है ना? चैप्टर शुरू नहीं हुआ, खत्म कब होगा, खत्म कब होगा? रुक जाओ यार।
बात है नहीं, आगे बढ़ो, शाबाश। रिवैल्यूएशन नहीं पढ़ा हमने अभी तक, खत्म कर दो। हाँ, बात खत्म कर दिया करो, आगे बढ़ जाओ। हाँ जी, अब देखो यार, मैंने इतनी टेक्निकल बात की, अब मैं एक बच्चे से पूछूंगा, उसको समझ ही नहीं आया होगा ये जोक क्या था। बबलू मुझे एक बात बताओ, क्या था इस जोक है? बस खत्म हो, क़यामत की निशानियां। आगे बढ़ो, बढ़ जा। ऑफ किस चीज का भाई? 7 बजे तक क्लास है हमारी, 6:30 तक आज क्लास है, सिर्फ 1.5 घंटे की। नमाज ब्रेक, रुक जा भाई, आज ही सनाउल्लाह, रुक जा, पढ़ते नमाज हम भी यार। जी जनाब, बढ़ जाए आगे। सर मेरे बच्चों, मैंने आज आपको 3 थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बताए। सवाल शुरू करना चाहता, मैं इंडिकेटर पे रुक गया और इंडिकेटर से तीनों चीजें निकाली। सर मुझे एक चीज ये बताओ, मैंने आपको सबसे पहली चीज ये बताई कि सारे एसेट्स की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो उनकी टेस्टिंग करनी है जिनमें इंडिकेटर हो और एक्सपेक्टेड इंपेयरमेंट मटेरियल हो। पहले रिकवरेबल अमाउंट निकलेगा, फिर इंपेयरमेंट निकलेगी। किन एसेट्स की इंपेयरमेंट टेस्टिंग हर साल होती है? गुडविल, फिर वो इंटेंजिबल जिनकी लाइफ इंडेफिनिट है और वो इंटेंजिबल जो अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। किस केस के अंदर आप ये कंक्लूड करते हो कि इंपेयरमेंट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है? सर जब वैल्यू इन यूज पता ना चल रही हो और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से लग रहा हो कि एसेट इंपेयर्ड है, यानी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैरिंग अमाउंट से क्या हो, कम। अच्छा, मैं अब आपको ना एक छोटी सी टेक्निकल बात बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, आप जब कहते हो कि हर साल इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी, ये अब मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, ऐसी नॉलेज के लिए। आप कभी फर्म में बैठे हो और पार्टनर आपसे इंटरव्यू में पूछे कि इंपेयरमेंट जब ईयर एंड पे होती है तो वो किस दिन होती है, आप जज्बात में कह दो 31 दिसंबर के दिन रात 12:02 पे हैं, फिर कितने बजे? ईयर एंड का मतलब क्या है? ईयर एंड तो एक जनरल टर्म है ना। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, क्या मैंने ये कहा कि इन तीनों की इंपेयरमेंट टेस्टिंग हर ईयर एंड पे होती है, या मैंने ये कहा कि इनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग हर साल होती है? मैंने ये तो नहीं कहा ना कि ईयर एंड पे होती है। मैं उर्दू जुबान में दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने कहा कि इन 3 एसेट्स की इंपेयरमेंट आपने हर साल करनी है, हर साल के एंड पे नहीं करनी। ठीक है जी, अब सुनो, बाज़ औकात सर साल के एंड पे एंटिटी को पता होता है कि बहुत सारे काम है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यार देखो, सीपीए में आते हैं इनके एमसीक्यूज, मैंने डाली नहीं, बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे जो सिर्फ लफ्जों पे पकड़ लेता है पेपर। उसने कहा जनाब ये 3 एसेट्स इनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग एवरी ईयर होती है, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर होती है, ठीक है जी, ड्यूरिंग द ईयर होती है। अब उस तरह के उससे वर्डिंग इस्तेमाल किए। ठीक है, स्टैंडर्ड आपको क्या कहता है कि ईयर एंड के ऊपर एंटिटी के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो उसे करने होते हैं और उसके पास टाइम नहीं होता, तो इसके लिए आप कोई भी अच्छा टाइम डिसाइड कर सकते हो साल में। मिसाल के तौर पर डिसाइड कर लिया हम सितंबर में करेंगे इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग, इन तीनों की हर साल के एंड। ये अलाउड कि सितंबर पे आप इंपेयरमेंट की अमाउंट निकालो और उसको दिसंबर पे आके रिकॉर्ड करो? हाँ सर ये अलाउड है, कोई मसला नहीं इसके लिए। लेकिन एक साल हमने सितंबर में की, एक साल हमने जनवरी में की, एक साल, अब ये चीज अलाउड नहीं है। ऐसे ही अपने पास ये नोट कर लो, अगर किसी ने कॉपी मारी ना वहां से सवाल की उससे सीपीए से, सीपीए यूएसए से, टीआईसीपीए से, ठीक है जी, तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, वहां के एमसीक्यूज है सर 1200 एमसीक्यूज हर चैप्टर के होंगे। उससे अगर कॉपी मार ली ना तो ये सवाल उठ के आ सकता है कि जी इन तीनों की जो इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर करनी है। नहीं सर, कब करनी है? सर साल के किसी भी पॉइंट पे आप वो फिक्स कर लें वो डेट, आप उस पॉइंट पे आके हर दफा इनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। उस पॉइंट के अंदर, और टेक्निकल हो जाओ, उस पॉइंट के अंदर ना वेरिएशन हो सकती है लेकिन मटेरियल वेरिएशन नहीं हो। ये सितंबर में कर ली, अगली दफा आपने अक्टूबर में कर ली, कोई टेंशन नहीं। अगली दफा आपने अगस्त में कर ली, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगली दफा आपने अगर जून और मार्च में की, ये चीज अलाउड नहीं है। समझ में आई बात? थोड़ी वेरिएशन चल सकती है, नहीं उसी दिन, उसी दिन। चलो जी, जिस टाइम अक्वायर हुआ हो,
कभी भी कर सकते हैं। अब एक चीज सुनना जरा दोस्त, देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको। आप आते हो जनाब फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के लिए, देखो मैं फिर आपको बताऊं स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ना है, मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखा दूं, ठीक है ना। मेरी इस पे हैंड्स ऑन रिसर्च है, 12-13 साल से मैं ये पढ़ा रहा हूँ। इस वक्त मैं सेफली कह सकता हूँ कि पिछले 10 सालों में इस पूरे मुल्क में जितने मतलब सीफैप के यानी फाइनल के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मैंने पढ़ा है ना, किसी ने नहीं पढ़ा है। तो चीजें सीखने वाले काम करना, रात दिन के सिर्फ आप फोकस रहोगे यार बस एग्जाम में क्या आता है वो पता चल जाए, बाकी जो है वो बाढ़ में जाए, ठीक है जी। अब एक चीज और भी, एक चीज और का मसला है, इसी लेवल के पेपर्स जो इसी लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं वो अगले लेवल में भी टेस्ट होंगे, ये आपको पता है ना। FAR 1 की चीजें FAR 2 में भी टेस्ट होती हैं, IFRS 15 से चीजें टेस्ट हुई हैं, ठीक है जी। इम्पेयरमेंट से चीजें टेस्ट हुई हैं, ठीक है जी। जो यहाँ पढ़ते हो वो यहाँ भी टेस्ट होंगी, और तो FAR 2 में थोड़ा सा ना एडवांस होती है चीजें। तो मैं आपको ये भी ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ कि कल जब आप अपना रजिस्टर खोलो और FAR 2 के लिए आपको पढ़ना पड़े तो आपको काफी सारी चीजें एक नॉच आगे की आती है, ठीक है जी। पक्का बड़े हम आगे। ये पॉइंट सिर्फ एक्सेप्शन के लिए होता है, बिल्कुल सर। आप क्विज का भी बता रहे थे, अच्छा जी भाई। क्विज का ये है कि भैया ये आपको मैंने एक हैंडआउट दिया है, ठीक है जी। अब मैं इसमें आपको ना सवालात दे के जा रहा हूँ 3, ये 3 सवाल अगली क्लास में आप लोग अल्लाह के वास्ते देख के आ जाना, कर लेना। भले आप इस सवाल की जो है ना वो क्या अल्फाज हो सत्यानाश कर दो अच्छे अल्फाजों में, अजान नमाज होने वाली है, ठीक है जी। ये 3 सवाल हैं कौन से सर? ये क्वेश्चन 32 में खुद कराऊंगा। आपने सर 31 करना है, आपने 30 करना है, और आपने 29 करना है। 29, 30 और 31, इसमें जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है वो सारे करने एक एक करके, ठीक है जी। 8 नंबर के लिए आप खेल रहे हो, इसको करने के बाद और खास तौर पे तुम्हारा कैश फ्लो तो जरा तरीके से देखना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आकाश का एरिया में कैश फ्लो दवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सुपर अटेंशन से पढ़ना है आप, ठीक है। 20 नंबर का कैश फ्लो टेस्ट हो सकता है, 8 नंबर का ये होगा, 1/5 ऑफ योर पेपर है, 1/4 ऑफ योर पेपर। देख लोगे? थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे। शीशा पीऊंगा मैं, आजा बैठ जा।